Now, normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट्स अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या? व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? इट्स अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं? नहीं, x कैन टेक एनी वैल्यूज। नहीं समझ में आएगा ऐसे भी। सी, कंसिडर वेरिएबल्स such as height, income, age. Okay. Now अगर तुम लोग ये इनकम देखो, सपोज लेट अस टेक हाइट। अब ये ना हाइट का फ्रीक्वेंसी देखो। सपोज ये है ना, हम लोग ये यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम लोग हाइट लिख रहे हैं। कहाँ पे? हाइट, क्योंकि हाइट वेरिएबल है। ओके ना, मेरे को बताओ, सपोज हाइट है ना, हाइट ऑफ एन एडल्ट, मतलब जो बच्चा नहीं है, एडल्ट है। अभी हाइट ऑफ एन एडल्ट क्या होगा मुझे बताओ। जैसे ना, सपोज एकदम कम हाइट भी होती है लोगों की, 12 इंच में 1 फुट होता है। अब कोई कोई बच्चा होगा, वो सपोज कोई एडल्ट होगा, वो हो सकता है सिर्फ 30 इंच हाइट हो उसकी। कितनी? 30 इंच, मतलब एकदम बौना है, एकदम छोटा सा, 2.5 फुट का आदमी है, बस छोटा सा। मेरे को बताओ, ऐसे लोग ज्यादा होंगे कम होंगे? बताओ। कम, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी ना। फिर हम लोग लेते हैं 31 इंच, तो वो थोड़े हो सकते हैं ऐसे, 31 इंच की थोड़ी चांस ज्यादा है, थोड़े ज्यादा लोग हो सकते हैं उस वर्ल्ड में ना। फिर हम लोग लेते हैं से 50 इंच, तो 50 इंच की और फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। फिर हम लोग लेते हैं 5 फुट से 7, है ना, तो काफी लोग होंगे। हाँ, और हम लोग लेते हैं 62 इंच, 5.2, तो बहुत लोग होंगे भाई इसमें। तो ये हाइट में तो बहुत लोग होते हैं, है ना, ये ऐसे हाइट होती है। फिर हम लोग लेंगे सपोज से 68 इंच। अब 68 इंच क्या होता है कि 5.5 फुट के ऊपर हो गया, तो फिर ऐसे लोग कम होते हैं, मतलब ऐसे इतने लोग ज़्यादा नहीं होते, तो ऐसा कम होता होगा। फिर हम हाइट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसा कम होते जाएगा। तो एक हमको एक कर्व मिलता है, ये एग्जैक्टली बेल शेप नहीं है, लेकिन इस प्रकार का एक कर्व मिलता है। क्या? बेल शेप कर्व। ओके, फॉलो दिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या होता है कि इसमें यू टेक अ वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। कहाँ लेते हो तुम लोग? ये एक्स एक्सिस पे वेरिएबल लेते हो। अब वो वेरिएबल है ना, 1 2 3 4 5, कोई भी वैल्यू ले सकता है। 2 भी ले सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4.5, 55.6। वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। हाइट है ना हमने ली, तो 62.5 इंच भी हो सकता है, 62.3 इंच भी हो सकता है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है यार, तो इसके लिए उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। अब है ना, इसमें अगर ऐसा कर्व बनता है, ऐसा नॉर्मल कर्व, हाँ, तो ये जो पार्ट होता है ना, ये यहाँ पे 50% लोग होते हैं और यहाँ पे 50% लोग होते हैं। तो ये मीडियन हुआ, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये मीन भी है, मीडियन और मोड भी तुम ही हो। मीन तो है ही ये मीन पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। मीडियन क्यों है? क्योंकि इधर 50%, इधर 50%, ये बीच की रेखा है। मोड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वो मोड होता है। मीन पे ही मोड होता है, मीडियन होता है और मीन भी होता है। फॉलो दिस? यस और नो? अब है ना,
प्रॉब्लम यह है कि इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है। अब है ना, जैसे है ना, एक एग्जांपल बताओ कि सपोज से एवरेज इनकम इज ₹12,000, कितना है, और स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1,500, है ना। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि ये पहले हमने थ्योरी लेक्चर में पूरा किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो है ना, ये ऐसा होगा, ओके। अब है ना, ये बराबर टेस्ट टेढ़ा आ रहा है, ये बेल शेप होगा। अब ये है ना, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 50% है। 12,000 इनकम है, ये मीडियन इनकम है और मोड इनकम भी यही है। ओके, अब है ना, कोई पूछेगा तुमको कि बताओ 12,000 और 15,000 के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक आदमी की इनकम इसके बीच में है। 15,000 नहीं है, 12 से 15 के बीच में है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तुम लोग को पता है स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया मैंने बताया, कितना बताया स्टैंडर्ड डिविएशन, बोलो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, 1500 है ना। हाउ मच इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, हेलो 1500 है कि नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन, यस और नो। अब बताओ इन दोनों में दूरी कितनी है, 3,000। लेकिन अगर हम उसको दूरी बोले कि ये है ना 2 स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है, कितना, ये z इज इक्वल टू 2। अब z इज इक्वल टू 2 कैसे आया, 15,000 माइनस 12,000 अपॉन 1,500, दैट इज z की वैल्यू आती है, z, हाँ ये 2 नहीं है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू, मतलब मीन, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन है, z आता है। ओके, ये बाजू z नेगेटिव होता है और ये बाजू z मीन के आगे पॉजिटिव होता है। फिर z के हिसाब से हम एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, z के हिसाब से एरिया निकालते हैं। ओके, अब हम थोड़े थियरी हमने की हुई है पहले, अभी प्रॉब्लम शुरू करते हैं, सी और प्रॉपर्टीज करते आएंगे। इफ द मीन डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल इज 16, व्हाट इज द क्वार्टाइल डिविएशन। अब है ना, इसमें ऐसा है कि मीन डिविएशन होता है ना इज इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, और क्वार्टाइल डिविएशन होता है ना वो 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। अब ये प्रॉब्लम में मीन डिविएशन 16 दिया, क्या दिया इसने, मीन डिविएशन इज 16, तो 16 इज इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, 16 इंटू 5/4 20 होगा, और क्वार्टाइल डिविएशन क्या होगा 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज 20। तो 13.49 आता है, इज इक्वल टू 13.5। फॉलो दिस, आंसर क्या है 13.5। आया समझ में, यस और नो। अब है ना, हाँ सेकेंड, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल का हुआ 40 and 50, देन द मीन डिविएशन इज, सुनो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं,
ये ना ये अगर हम छोटा ड्रॉ करें देखो ये है ना, ये देखो यहाँ से ऐसा गया ना, तो ये टर्न हुआ ना, फिर से ऐसे जाके फिर ऐसे टर्न हुआ, तो ये फिर ये ऐसा आया और फिर ये ऐसे टर्न हो रहा है, तो ये ना ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, इसके कैलकुलेशन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं म्यू प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके ना, इसका मतलब ये हुआ कि 60 इज इक्वल टू म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन एंड 40 इज इक्वल टू, क्योंकि इसे 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिए। ओके अगर हम ये करेंगे तो इसमें मीन हमको 50 मिल जाएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 मिल जाएगा, है ना। 50 प्लस 10, 50 माइनस 10, इतना सिंपल मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन 10 मिल गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन 10 मिल गया, मीन डिविएशन क्या होता है? 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज 4/5 इंटू 10। तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा ना। क्या आंसर आएगा बोलो? 8 इज द आंसर। लिख लो। फॉलो दिस। ऑप्शन कौन सा? देख लीजिए उधर ही 8। फॉलो दिस। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी इसकी क्या? पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने अभी तक पढ़ा है कि mean deviation is equal to 4/5 into standard deviation. Quartile deviation is what? 0.6745 into standard deviation. Follow this? आया समझ में? और हमने पढ़ा इन्फ्लेक्शन क्या होता है? मीन प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब जहां पे कर्व परिवर्तन देता है, ढलान चेंज करता है एकदम से। देन थर्ड क्वेश्चन, if the quartile deviation is 4.05, then the mean deviation is, अब ये इसने उल्टा पूछा, quartile deviation is 4.05, no, तो 4.05 is equal to 0.6745 into standard deviation। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा? 4.05 डिवाइड बाय 0.6745, है ना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। तो 6 आता है। और मीन डिविएशन क्या होता है? 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? 4.8 आएगा ना। फॉलो दिस। तो आंसर क्या है? डी। ये तीनों ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो दिस। यस और नो? ओके अब if the first quartile and mean deviation about median of a normal distribution, median और mean एक ही होता है, is 13.25 and 8, ये mean deviation है। the mode of the distribution is, क्या दिया इसने? Q1 is equal to और mean deviation is equal to 8. Now mean deviation is equal to 8 is equal to 4/5 into standard deviation। तो standard deviation आपका 10 हो जाएगा। standard deviation क्या होगा? 5 into 8/4, that is 10, है ना। अब क्वार्टाइल होगा ना Q1। Q1 क्या होता है? मीन माइनस 0.6745 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो Q1 है 13.25, मीन का पता नहीं है, माइनस 0.6745 इंटू 10,
तो ये 13.25 इज इक्वल टू मीन माइनस 6.745। तो मीन क्या होगा 13.25 प्लस 6.745 दैट इज 19.995। तो 20 तक आएगा। इसमें पूछा है, क्या पूछा है, मोड। अरे भाई मोड और मीन एक ही होता है, तो आंसर इज 20। आया चारों ऑब्जेक्टिव समझ में। तो ये और एक फॉर्मूला आ गई क्या, Q1 is, what is Q1? Q1 is mean minus 0.6745 of standard 45 standard deviation, और Q3 is equal to mean plus 0.6745 standard deviation। Q1 क्या है, mean minus 0.6745 standard deviation। ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं? ये लिख लो Q3 Q1 है ना, ये फॉर्मूला लिख दो। और फिर ये तो फॉर्मूला मैंने बताई है, मीन डिविएशन इज 4.65 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड क्वार्टाइल डिविएशन इज 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन अलग होता है, क्वार्टाइल्स अलग होते हैं, ये बात तुम लोग को पता है। फॉलो दिस। इफ द एरिया of a standard normal variable between z is equal to 0 and z is equal to 1 is 0.3413, then the value of cumulative 1 is what? See ये ना, क्या है? अब इसकी जो एरिया डिपेंड होती है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ पे z 0 होता है। क्या होता है? z 0 होता है। यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहां से यहां तक की एरिया है ना, ये 0 और 1 के बीच की एरिया है ना, ये 0.3413 है। ये टेबल से निकलता है, तो वो टेबल होगा कहीं पर। ये देखो 1 होता है ना टेबल, z की वैल्यू ये z है, z की वैल्यू 1 होती है ना 1, तो 3413 देखो यहाँ पे है ना 1.00 पे 3413। एक मिनट, इसको मैं, हाँ अब है ना, यहाँ पे इफ द एरिया of a normal variate between z is equal to 0 is 0.34, then the cumulative value up to 1, see ये है ना, ये 0.5 होता है, ये 341 z 1 आया ना, तो इसकी टेबल से वैल्यू 3413 निकलती है ना, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, तो इसको बोलते हैं, ऐसे साइन डाल के 1 बोलते हैं, तो दैट विल बी 0.5 प्लस 0.3413 दैट इज 0.8413। ओके, तो आंसर है ऑप्शन बी। फॉलो दिस, yes or no? If x and y are two independent normal variables with mean 10 and 12 and standard deviation 3 and 4, then x1 plus y is normal distributed with, अगर है ना, सुनो, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन और कंबाइन, अगर इसका मीन 10 है और इसका मीन 12 है ना, तो इसका मीन 22 होगा। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है, इसका 4 है ना, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 5 आएगा। फॉलो दिस। कंबाइंड कैसे होते हैं, ये दोनों ऐड होते हैं और ये दोनों का रूट होता है और उसके हिसाब से कंबाइंड निकलता है। सी ये आंसर आएगा, मीन इज 22 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5। फॉलो दिस। ये चेक कर लो कैसा आया 5, ये देख लो। ये नॉर्मल में ऐसा आता है। आया समझ में कि नहीं? ना अब सम्स पे आते हैं। 6th 7, if x follows normal distribution with mu is equal to
50 and standard deviation is 10. What is the probability of x is less than or equal to 60 given that x is greater than 50? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सम आ गया है, प्लीज सॉल्व कर लीजिए। सी फिफ्टी है, यस और नो? क्या है? हेलो, और स्टैंडर्ड डिवीजन 10 है। अब ये लोगों ने बात 60 की बोली है। अब तुम्हें पता है ये 0.5 है और ये पूरा 0.5 है, पर 60 पे z क्या आएगा? z आएगा 60 माइनस 50 अपॉन 10, दैट इज 1। अब है ना, हम लोग टेबल में जाएंगे और 1 के सामने वैल्यू देखेंगे। भाई 1 के सामने क्या वैल्यू है? हाँ, ये थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है, पर दिखाई दे रहा है 3413। हाँ, तो ये इधर से इधर की एरिया है 0.3413। अच्छा, अब है ना, यहां से यहां की एरिया 0.3413, यहां से यहां 0.5 है। ओके, अब ये लोग ने बोला P ऑफ x इज ग्रेटर देन, नहीं क्या बोला है? x इज लेस देन और इक्वल टू 60। x is less than or equal to 60 given that x is greater than 50। मतलब ये 0.3413, लेकिन ये पूरे में से 0.3113 है, इसमें से लेना है। ग्रेटर देन 50 ये होता है, x इज ग्रेटर देन 50 लिखा है कि नहीं? हाँ, तो उसमें से 0.5 में से, तो 0.3413 एरिया 3413 डिवाइड बाय 0.5, आंसर आएगा 0.6826। देखो ये पूरा 1 है, 1 में से ये इसका हिस्सा है, लेकिन ये हमको पूरे में से नहीं देखना है इसका हिस्सा, हमको इस ग्रेटर देन 50 तो 0.5 है, क्योंकि 50 मीन है, तो ये 0.5 में से इतना हिस्सा है, तो इसका मतलब 68.26 प्रोबेबिलिटी, 0.6826 प्रोबेबिलिटी है इसकी। आंसर ये आएगा। फॉलो दिस, है समझ में कि नहीं? हाँ, यस और नो?